अच्छा, एग्जाम्पल प्रोग्राम हमने देख लिया। और एग्जाम्पल प्रोग्राम के बाद आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखा है, खासकर सॉफ्टवेयर एक अच्छे प्रोग्रामर की और एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस की ये एक प्रैक्टिस है कि वो कोडिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करते थे। उन्होंने वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, उनका क्या फॉर्मेट होगा, फंक्शंस कैसे डिफाइन करने हैं, क्लासेस कैसे डिफाइन करनी है, उनके साथ इंटरफेसिंग कैसे करनी है, इनके सारे वो जो स्टैंडर्ड्स जो है वो रूल्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी या टीम के लेवल पे भी कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं? सर्टन कुछ लेट से कुछ डेवलपर्स की ये प्रैक्टिस है कि वो वेरिएबल के नाम को कैपिटल करते हैं। फंक्शन का नाम हो तो लेट्स से उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी फंक्शन जो है, ये एग्जांपल है। तो अब क्या इस ऑथर ने, इस बुक के ऑथर ने क्या सजेस्ट किया वो हम देखते हैं। उसने कहा कैपिटलाइजेशन के हवाले से क्या किया जा सकता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन के हवाले से आप ये कोई भी अपना वेरिएबल कोई फंक्शन नेम जो है इंक्लूडिंग मेन उसे उसे कैपिटलाइज ना करें। दूसरा ये है कि हर वेरिएबल हर फंक्शन का नाम कैपिटलाइज किया जाए। ये वो प्रैक्टिस ऐसे है जो कि हो रही है, ऑथर उनके बारे में बताना चाह रहा है। एक प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम तो कैपिटलाइज ना करें, रिजर्व्ड वर्ड्स को कैपिटलाइज कर दें। और उसके साथ रिजर्व्ड वर्ड के एग्जांपल है ऑप कोड, निमोनिक्स और रजिस्टर के नेम, इनको कैपिटलाइज कर दें। ठीक है, और एक ये एग्जांपल हो सकती है कि आप किसी और चीज को कैपिटलाइज ना करें, ना वेरिएबल को, ना फंक्शन को, ना कीवर्ड्स को, आप सिर्फ डायरेक्टिव्स को कीवर्ड कर दें। या आप कोई लेट से मॉडुलस टाइप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इस तरह का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसे कैपिटलाइज कर दें। ठीक है, तो चार इसमें केसेस आ गए कि आप कोई चीज कैपिटलाइज ना करें, पहला एग्जांपल। दूसरी है कि आप हर वेरिएबल, हर फंक्शन, हर डायरेक्टिव, हर कीवर्ड को कैपिटलाइज करें। तीसरा केस ये कि आप सिर्फ रिजर्व्ड वर्ड्स को की कैपिटलाइज करें। और चौथा ये है कि आप डायरेक्टिव्स को कैपिटलाइज करें। इन कोडिंग स्टैंडर्ड्स का फायदा ये होगा कि जब आप कोड को अपडेट या मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सेगमेंट में डिवाइड करना, उसे उस वो उसमें आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा, एक उसके अलावा ये ऐसे कोडिंग स्टैंडर्ड हैं जो सिर्फ असेंबली स्पेसिफिक नहीं है। आप कोई किसी भी लैंग्वेज में कोड करें, आप इस तरह की कोडिंग स्टैंडर्ड्स को यूजली फॉलो करते हैं। फिर इसके अलावा सजेशन ये हो सकती है डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर नेम। डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर नेम के आइडेंटिफायर आपने क्रिएट किए, वो किस पर्पज के लिए? ठीक है, लेट्स से आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं सम के, सम, इसका मतलब क्या होगा? सम जो है वो क्या करता है, वैल्यूज को ऐड करता है और एडिशन के बाद वैल्यूज जो है उसमें आएंगी। ठीक है, इसी तरह आप टैक्स के नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसी तरह आप काउंटर के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि वेरिएबल या आइडेंटिफायर किस पर्पज के लिए है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करें तो उनसे पहले स्पेसिस डालें। ठीक है, और रीडेबिलिटी में आसान होगा। ब्लैंक लाइंस बिटवीन प्रोसीजर्स, आपने प्रोसीजर के इन बिटवीन स्पेसिस छोड़नी है। ठीक है, आप प्रोसीजर्स बनाते हैं, अभी हमने प्रोसीजर पढ़े नहीं है। ठीक है, मैं से प्रोसीजर वन कोई बना रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। ये मैं सी के एग्जांपल दे रहा हूँ, सी टाइप कोड की। ठीक है, और फिर मैं प्रोसीजर टू लिख रहा हूँ। ठीक है, असेंबली के लिए एग्जांपल नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मैं वहां पर ब्रैकेट्स डालता हूँ उस तरह से मैंने ब्रैकेट्स डाल दी। ठीक है, दोनों प्रोसीजर्स के इन बिटवीन जो है आप सर्टन गैप छोड़ देंगे, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देंगे। ठीक हो गया? ये जब हम प्रोसीजर्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब बात डिस्कस हो जाएगी डिटेल से। बात आ जाती है इंडेंटेशन एंड स्पेस। आपने को टैब्स, जब आप भी कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें, आप इंस्ट्रक्शन लिखें तो वो
उस इंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग कॉलम और उस इंस्ट्रक्शन के दरमियान या उस वेरिएबल के नाम के दरमियान आपने कोई स्पेस छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। अब ये कह रहा है कि कोड और डाटा लेबल्स में आप नो इंडेंटेशन, कोड और डाटा लेबल्स अगर आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो उनको इंडेंट ना करें, उनको स्पेस ना दें फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अभी जो एग्जांपल कोड मैंने आपको बताया उसमें इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। आप ये देखें एग्जांपल कोड जो अभी हमने पढ़ा उसको मैं ओपन किया मैंने दोबारा से। यहाँ पर आप देखेंगे डॉट कोड है। ठीक है, इसमें अगर कोई वेरिएबल मैं यहाँ डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, डॉट अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल एक डॉट कोड से पहले जो डॉट डाटा के यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल लिखूंगा तो जैसे ये मैंने इंक्लूड लिखा है, इसको कोई इंडेंटेशन नहीं दी, रिवीन लिखा है इसको कोई इंडेंटेशन नहीं दी, तो मैं वेरिएबल के नाम को भी स्टार्ट ऑफ द लाइन में दे दूंगा, उसमें कोई इंडेंटेशन नहीं यूज करूंगा। ठीक है, कोड और डाटा लेबल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस में ये कह रहा है कि आप 4 से 5 लाइन की 4 से 5 कैरेक्टर्स की स्पेस दे दें। वो एग्जांपल भी यहाँ देखें, यहाँ पर ये एग्जीक्यूटेबल है मूव EX 100, ये इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन को देखें, इसको 4 से 5 लाइनों की स्पेस दी गई है। ठीक हो गया। कमेंट्स जो है वो एक लाइन के 40 या 45 कैरेक्टर्स की स्पेस के बाद कॉलम्स के बाद आप कमेंट्स देंगे। कमेंट्स का अगर केस हो तो ये कह रहा है कि 40 से 45 लाइन जो और वो वर्टिकली अलाइंड हो। ठीक है, ये एग्जांपल देख लें आप कमेंट की। लेट्स से ये कमेंट है डिस्प्ले रजिस्टर्स, तो ये ऑलमोस्ट इसने कहा कि 40 45 और ये अलाइंड होने चाहिए वर्टिकली। ठीक है, अब इसको आप देखें, इन सारे कमेंट्स को आप देखेंगे ये सारे अलाइंड है। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिस हम यूज कर सकते हैं कमेंट देने के लिए। इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड्स के दरमियान 1 2 3 स्पेस, ये मूव और ये इंस्ट्रक्शन है मूव AX BX। ठीक है, इसके बीच में देखें स्पेस है AX BX और मूव के दरमियान, तो 1 से 3 का आप स्पेस दे सकते हैं। प्रोसीजर के दरमियान 1 2 लाइन ऑफ का, ताकि हमें ये पता चले कि प्रोसीजर कहाँ खत्म हुआ और अगला प्रोसीजर कहाँ स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ा कोड होगा, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होंगे, तो ये यूजली हमें यूजर प्रोग्रामर को ये देखते हुए फाइल को पढ़ते हुए समझ नहीं आती कि प्रोग्राम कहाँ खत्म हो गया, अगला अगला ये फंक्शन कहाँ खत्म हुआ, अगला फंक्शन कहाँ आया। ठीक है, तो ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कोड को फर्दर फ्यूचर रीडेबिलिटी, फर्दर फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी के लिए बड़ा यूजफुल है। अच्छा, ये एक प्रोग्राम का टेम्पलेट, प्रोग्राम का ढांचा क्या होगा, ये सैंपल कोड है। तो आप देखें इसमें ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के, हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने और इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। तो वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, डॉट डाटा के अंदर हम आइडेंटिफायर्स बनाएंगे। ये प्रोग्राम के टेम्पलेट में पहला पोर्शन आ गया। फिर हम डॉट कोड में जाएंगे और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ये मैंने इंस्ट्रक्शन मेन का प्रोसीजर लिखा और उसके बाद ये जो एरिया है इसमें मैं इंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन है मेरी 10 20 40 50 वो यहाँ पर लिखूंगा। और मेन के बाद आप यहाँ ये एडिशनल प्रोसीजर, फिर मेन के अलावा मैंने एवरेज का प्रोसीजर बनाना है, सॉर्टिंग का प्रोसीजर बनाना है, वो मेन के बाद लिखो। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कोड जो है उसमें सबसे पहले कमेंट्स आप सबसे पहले देखेंगे प्रोग्राम ऑथर क्रिएशन डेट रिवीजन, ये कमेंट्स हैं जो प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो फाइल मैंने इंक्लूड करनी थी वो किया, और उसके बाद जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं वो डॉट डाटा और डॉट कोड। डॉट डाटा के अंदर आइडेंटिफायर्स आ जाएंगे, डॉट कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो आइडेंटिफायर्स को ऑब्वियसली यूज करेंगे।
ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले मेन लिखेंगे और फिर बाकी प्रोसीजर। ये एक ढांचा, एक टेम्पलेट है जब हम असेंबली में कोड करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम इस बुक में मैजम का कोड फॉलो किया गया, लेकिन हम इमुलेटर में भी यही प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने लैब में इसलिए नहीं की थी कि अभी हम फॉर्मली हमने अभी सिंटैक्स सीखा नहीं था थ्योरी में। अच्छा, इसके बाद आ जाती है असेंबल, लिंक और एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक, इसके एग्जांपल हम जब सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, वो कोड पहले कंपाइलर को जाता है। ठीक है, हमने जो टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखा हुआ, ठीक, कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू लोअर लेवल लैंग्वेज। वो पहले तो चेक करता है उसके ग्रामेटिकली उस लैंग्वेज के लिए वो कोड करेक्ट भी है या नहीं। करेक्ट है तो फिर उसे लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, और फिर उसमें देखा जाता है जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे उस पर रन होना, उसकी लाइब्रेरीज उसमें ऐड करके उस बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूटेबल शेप में लाया जाता है, और फिर उसे आप रन करके जो है आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी असेंबल, लिंक, एग्जीक्यूट साइकिल यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में देखनी हो। सबसे पहली बात तो यह कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल इमीडिएट उससे टॉप पर है, तो इसके ट्रांसलेशन में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, एक हायर लेवल लैंग्वेज जो सी ओ, पाइथन और जावा, उसमें पहले उस लैंग्वेज के जो कि अपने ग्रामेटिकल रूल्स बहुत डिटेल में चेक होंगे। इसमें चूंकि ये हार्डवेयर के बहुत करीब है लैंग्वेज, तो इसको हार्डवेयर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उसकी निस्बत बहुत अर्ली स्टेप्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंपाइलेशन नहीं है, बस यहाँ हमने अपने सोर्स फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ग्रामेटिकल चेक का स्टेप यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सोर्स फाइल। ठीक है, ये आप इस तरह से सी लैंग्वेज में भी देख चुके हैं, जब हमने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहां भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम लिखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हमने सोर्स फाइल लिखी है। सोर्स फाइल में क्या होगा, अभी जो हमने पिछले एग्जांपल में ये देखे, हमने ये कोड लिखा है, वो टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे। ठीक हो गया। टेक्स्ट एडिटर में जो कोड हमने लिखा है वो फिर असेंबलर जो है, जो हमारे केस में सिमुलेटर 8086 है या मैजम है या नाजम है, जो वो क्या करेगा, इस कोड को अगला कंपोनेंट है स्टेप 2, पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है असेंबलर। सोर्स फाइल में जो कोड मैंने लिखा है उसको असेंबलर ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा। ये मेरी ऑब्जेक्ट फाइल है। ऑब्जेक्ट फाइल का क्या मतलब है कि ये फाइल जो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी शेप में आ जाएगा। ठीक है, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल किस लैंग्वेज में है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्ट फाइल। ये किस शेप में, ये बाइनरी शेप में 1 0 में। जो कोड आपने लिखा था वो सारा, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग उसके बाइनरी बिट्स हैं। ठीक है, उसके ऑप कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट्स हैं, उसके जो ऑपरेंड्स उनके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट्स हैं। ठीक है, तो वो उसका अपना एक ट्रांसलेशन का मेथड है। ठीक है, जो भी कोड मैं लिखूंगा वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल जो है बाइनरी शेप में। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल में हम आगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है, ये बाइनरी शेप में। अब इसने डिफरेंट, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन हैं, डिफरेंट हार्डवेयर की पॉसिबिलिटीज है। तो अब इसने किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, किस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे रन होना हमारी फाइल ने, तो उस फाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइब्रेरीज की जरूरत होगी। वो लाइब्रेरीज कौन देगा, लिंकर देगा। लिंक लाइब्रेरीज के जरिए वो हमारे कोड में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, ये अगला स्टेप है लिंक लाइब्रेरीज। लिंक लाइब्रेरीज क्या करेंगी, जो कोड हमने रन करना है प्रोग्राम, उसको उस पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से
कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फाइल्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं लिंक लाइब्रेरी के अंदर, वो ऑब्जेक्ट फाइल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप था हमने कोड लिखा, दूसरा स्टेप था कि वो सिमिलर से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया, तीसरा ये कि लिंकर ने उसके साथ, तीसरे स्टेप में लिंकर ने उसके साथ लाइब्रेरी जो पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी जिसपे अल्टीमेटली हमारे कोड ने रन होना है, उसमें ऐड हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट फाइल बाइनरी में थी, अब स्टेप 3 से गुजरने के बाद, लिंकर से गुजरने के बाद, अब ये फाइल जिस शेप में आई उसे एक्जी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है। ठीक, सी लैंग्वेज में आपको पता है, आपके पास डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है या विजुअल स्टूडियो, उसमें आप जब फाइल कोड कंपाइल करते हैं तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल यूजली प्रोजेक्ट के फोल्डर में बन जाती है, उसको आप डायरेक्टली क्लिक करें तो आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ऑब्जेक्ट फाइल जब लिंकर के साथ ऐड हुई है, तो यहाँ पर अब स्टेप 3 के बाद जो आगे पोर्शन है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये भी बाइनरी में, ऑब्जेक्ट फाइल भी बाइनरी में थी और एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बाइनरी में। अब इसे आप रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। अगर कोड में आप मॉडिफाई करें तो उसके बाद फिर उसे रन करें। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन में लिखा है सोर्स कोड इज मॉडिफाइड, स्टेप 2 3 3 4 मस्ट बी रिपीटेड। अगर आप कोड मॉडिफाई करेंगे, उन चेंजेस को आप अपने आउटपुट में तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक आप असेंबलर दोबारा से उस कोड को असेंबल करके बाइनरी में कन्वर्ट करके और लिंकिंग करके दोबारा से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बना लेता, तब तक ये होता रहेगा। अच्छा, ये हमने असेंबली लैंग्वेज के बेसिक सिंटैक्स के कंपोनेंट्स देख लिए, प्रोग्राम का टेम्पलेट देख लिया, एग्जांपल कोड देख लिया, कैसे कोड ट्रांसलेट होगा असेंबली से मशीन लैंग्वेज में, उसको वो देख लिया। अब हमने वेरी डाटा टाइप्स हमने देख ली थी, अब उन डाटा टाइप्स को हम देखेंगे कैसे वेरिएबल्स कैसे अब हम क्रिएट करते हैं और वो रैम में कैसे जाके स्टोर होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी है, बाइट एंड एस बाइट। ठीक है, पहली टाइप है बाइट, दूसरी है एस बाइट। बाइट का मतलब है 8 बिट अनसाइंड वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू मैं कहीं वेरिएबल में रैम में यूज करूंगा, अगर अनसाइंड वैल्यू है तो वो 8 बिट इंटीजर की 8 बिट अनसाइंड इंटीजर वैल्यू जो है वो 8 बिट्स की शेप में स्टोर होगी। रेस बाइट क्या, वो 8 बिट्स में क्या स्टोर करेगा, उस अगर किसी डाटा टाइप को, किसी आइडेंटिफायर को मैं एस बाइट लिखता हूँ तो वो साइंड वैल्यू के तौर पे ट्रीट होना चाहिए, और अगर मैं बाइट लिखता हूँ तो वो अनसाइंड के तौर पे ट्रीट होना चाहिए। वर्ड, अगर मैं वर्ड इसी तरह जैसे बाइट अनसाइंड था और एस बाइट साइंड था, इसी तरह वर्ड और एस वर्ड है। वर्ड जो है वो क्या है, अनसाइंड वैल्यू है, और एस वर्ड क्या है, वो साइंड है। एस स्टैंड फॉर साइन। ठीक है, 8 बिट बाइट हो गया, 16 बिट वर्ड हो गया, तो इसके बाद 32 बिट में क्या आएगा, डबल वर्ड। ठीक है, डबल वर्ड क्या मतलब है, 2 वर्ड यानी कि 32 बिट्स। 32 बिट्स में वही पॉसिबिलिटी है, डबल वर्ड, डी वर्ड एंड एस डी वर्ड। एस डी वर्ड से क्या मुराद है, 32 बिट्स इंटीजर वैल्यू जो कि साइंड है। फिर आ जाता है क्वाड वर्ड। क्वाड वर्ड में साइंड की पॉसिबिलिटी नहीं रखी, सिर्फ क्यू वर्ड है, सिर्फ अनसाइंड की पॉसिबिलिटी है, 64 बिट वैल्यू होगी। और फिर टी बाइट, टेराबाइट यानी 80 बिट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये 4 डाटा टाइप्स है। डाटा टाइप्स यहाँ पर देखें हम, उसके साइज को कह रहे हैं, जो हम वेरिएबल बनाएंगे, जो आइडेंटिफायर बनाएंगे, उसकी वो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, वो इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है, इस बेस पे नहीं देख रहे, उसको कितनी बाइट्स लेगा, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इस बेस पे हम डाटा टाइप असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइट वर्ड और डबल वर्ड आ गया। फिर इसके बाद आ जाता है रियल फोर। रियल फोर क्या, 4 बाइट्स जो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, रियल वैल्यू को। रियल वैल्यू के लिए मैंने वर्ड आप यूज किया फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो वैल्यूज हैं जो कि इंटीजर वैल्यूज नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट, होल पोर्शन और डेसिमल पोर्शन दोनों एग्जिस्ट करता है। तो रियल फोर क्या करेगा, वो 4 बाइट्स के शेप में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करेगा। 4 बाइट कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स। तो आप पहले पढ़ चुके हैं 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। तो वो जो 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है वो बेसिकली रियल फोर है,
माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में क्या होता है, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में हम अपनी जो 32 बिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरे पास ये लेट से 32 बिट्स अवेलेबल हैं। पहली बिट 0 है और लास्ट बिट जो है वो 32 है, सॉरी 31 है। बिट 0 जो है वो क्या है, वो साइन बिट है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद फिर बिट पोजीशन 1 से लेके 8 तक जो है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये आप चीजें पहले देख चुके हैं। और उसके बाद जो आगे बाकी की जो 32 बिट्स है, बाकी की जो 23 बिट्स है वो मेंटीसा के तौर पे यूज होंगी। ठीक है, ये होगी DL4, जिसे मैं कह रहा हूँ कि जो एक्चुअली 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है। इसके बाद आज ये रियल 8, ये 64 बिट एक्सटेंडेड फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है। अगर 32 की बजाय मैं 64 बिट की शेप में अपने रियल वैल्यू को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। रियल 10 की अगर मैं 80 बिट्स की शेप में, 10 बाइट्स की शेप में अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बिट्स जो है ना, अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो 64 बिट नोटेशन, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है, मेरा स्पीड जो है वो 0 से लेके 63 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में एक्सपोनेंट की बिट्स हैं वो बढ़ के 11 हो जाएंगी और बाकी की जो बिट्स हैं वो मेंटीसा के पास चली जाएंगी। तो मेंटीसा और एक्सपोनेंट दोनों का साइज बढ़ जाएगा।